आप सबसे निवेदन है हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आदित्य को उम्मीद थी कि नैन्सी ये खबर सुनते ही खुद ब खुद जल्दी से भागती हुई आएगी, लेकिन उसकी जगह सामने टिया को देखकर उसके चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई थी। आदित्य का चेहरा कठोर हो गया था और उसके माथे पर नाखुशी लकी लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वहीं टिया ने संयम से आगे बढ़ते हुए कहा, मिस्टर आदित्य, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? लेकिन आदित्य का बात करने का अब बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसकी आंखों में गुस्से की चमक थी। उसने तीखे लहजे में कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने कहा था ना कि उन्हें खुद आकर चेक करना चाहिए था। मुझे बहाने नहीं सुनने हैं। जल्दी से अपनी क्वीन को बुलाओ यहाँ पर, और अगर यह नहीं कर सकती तो जितना पैसा मैंने इस डील में लगाया है वो सब वापस कर दो, और वो भी इसी वक्त। जिस पर टिया के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की सी परेशानी झलकने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, मिस्टर आदित्य, मैं समझ सकती हूँ कि आप इस वक्त बहुत परेशान हैं, लेकिन हमारी बॉस इस समय एक और बड़ी समस्या को हल करने में व्यस्त हैं। और वो जिस पर आदित्य ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए लगभग उस पर चिल्लाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बहाने नहीं सुनने हैं। मैंने आपकी क्वीन को यहाँ बुलाने के लिए कहा था और मुझे वही चाहिए अभी और इसी वक्त। जिस पर टिया ने एक गहरी सांस ली। उसे आदित्य का यूं खुद पर चिल्लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, और उसकी डिमांड सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, बल्कि और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने कुछ क्षण छोड़ सोचा और फिर कहा, ठीक है मिस्टर आदित्य, मैं हमारी बॉस को कॉल करके बुलाती हूँ। जिस पर आदित्य ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं कोने में खड़ा हुआ चिराग भी अपने बॉस के गुस्से को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये किसी लड़की पर ऐसे कैसे चिल्ला सकते हैं, और इन्हें हुआ क्या है? सुबह से तो बड़े खुश नजर आ रहे थे, फिर इतनी जल्दी से इनके अंदर कैसे गुस्से वाले भूत की आत्मा घुस गई है? और फिर उसने एक बात ये भी समझ नहीं आ सकती थी, पहले तो उनके बॉस ने सामने से मिस को क्वीन को इनकार किया, और अब उससे ही मिलने के लिए इतने बेताब हैं कि उन्होंने यह झूठ बोला नाटक भी रच दिया। और फिर उसके दिमाग में कुछ आया तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, और वह अपनी बॉस को हैरानी से देखते हुए मन में बोला, कहीं क्वीन, कहीं बॉस का क्वीन पर दिल तो नहीं आ गया ना? क्या बॉस क्वीन से प्यार करने लगे हैं? वरना ऐसा नाटक करने की बॉस को क्या ही जरूरत पड़ गई थी? और वह अपने बॉस को पैनी नजरों से देखने लगा था। वहीं आदित्य ने भी उसकी नजरें महसूस कर ली थी, जिस वजह से उसने चिराग को गुस्से से घूर कर देखा तो चिराग ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें इधर उधर कर ली। वहीं टिया ने जल्दी से फोन को बाहर निकाला और साइड टेबल पर जाकर नैन्सी को कॉल मिलाने लगी। समझ तो उसे भी कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये बॉस को बुलाने के लिए इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ बोल भी तो नहीं पा कर सकती थी। वहीं नैन्सी ने जैसे ही यह कॉल उठाया और टिया की बातें सुनी तो उसे भी और भी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और उसने भी गुस्से के साथ कहा, इसकी तो तुम वहीं रुको, मैं आधे घंटे में पहुंच रही हूँ। जिस पर टिया ने बॉस ओके बॉस कहकर कॉल को कट कर दिया था, और जिस पर आदित्य के पास आते हुए, बॉस अभी आधे घंटे में यहाँ पर पहुंचने ही वाली हैं। यह सुनकर आदित्य की आंखों में अचानक से ही चमक आ गई थी। उसका चेहरा खुशी से खिल गया था। वही चिराग अपने बॉस के हर रिएक्शन को अच्छे से नोटिस कर रहा था, और वह सच में समझ गया था कि जरूर यही चक्कर है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या फिर दुखी। उसे अपनी पहली वाली लेडी बॉस काफी पसंद थी, लेकिन उन्होंने बॉस के साथ जो भी किया उससे वह उससे बहुत ही ज्यादा नाराज भी थे। वहीं आदित्य की तरफ देखते हुए युवराज अपने फार्म हाउस में था जब अचानक से डोरबेल की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद लैपटॉप और फोन आ गया होगा। वह दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जब उसने वहां पर लगे हुए कैमरे से देखा तो मुंह बना लिया, और फिर बेरुखी के साथ पासवर्ड डालते हुए दरवाजा खोला तो सामने रोहन दांत निकालते हुए खड़ा हुआ था। युवराज को देखते ही रोहन ने खुशी के साथ कहा, हेलो ब्रो, कैसे हो? हाँ, हमें भूल तो नहीं गए ना? जिस पर युवराज ने आंखें छोटी करते हुए जवाब दिया, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझे जंगल में नहीं होना चाहिए था ना अभी? जिस पर रोहन ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे बड़ी खुशी हो रही है मेरे जंगल में जाने से? जिस पर युवराज ने थोड़ा सा ताना कसते हुए कहा था, हाँ बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, बल्कि हो रही इसीलिए तो अब बोल
तू यहाँ पर कर क्या रहा है? जिस पर रोहन ने अपना मुंह टेढ़ा बनाते हुए अपनी जेब से एक चाबी निकालकर युवराज की तरफ फेंकी और बोला, ये उस क्या नाम है उस अंशुमन को दे देना। उसकी बीवी को सुरक्षित जगह पर मैंने पहुंचा दिया है, अब वह भी वहां जा सकता है। जिस पर युवराज ने चाबी को पकड़ते हुए कहा, ठीक है अब यहाँ से जा। जिस पर रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों जाऊं? अभी तो मैं आराम करूंगा और फिर शाम को तक जाने के बारे में सोच लूंगा। यह बोलते हुए वह अपना सीना चौड़ा करते हुए फार्म हाउस के अंदर आ गया। युवराज ने उसे गुस्से से घूरा और फिर दरवाजा बंद करके अपने कमरे की तरफ जाने लगा। तभी पीछे से रोहन की आवाज आई, अरे ओ बरखुरदार, चाय या फिर कॉफी की तो पूछ लो। मेहमान नवाजी करना भूल गए क्या? जिस पर युवराज ने झुंझलाते उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब दिए बिना अपने कैमरे की तरफ जाने लगा। तो रोहन ने अपना पेट पकड़ते हुए कहा, अरे यार भूख लगी है बहुत तेज। कल रात से कुछ भी नहीं खाया है, सही में बहुत ही ज्यादा तेज। पेट में चूहे नाच रहे हैं। जिस पर युवराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर किचन की तरफ गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बढ़ गया था। वहीं यह देखकर रोहन वहीं मुस्कुराते हुए सोफे पर आराम से बैठ गया था। थोड़ी देर में युवराज अपने हाथों में एक ट्रे को लेकर आया। दो कॉफी का कप और स्नैक्स रखे हुए थे, जिसे देखकर रोहन खुश हो गया था। वहीं युवराज वहां से जाने लगा कि उसने पीछे से रोहन की आवाज सुनी, अरे भाई इतना रूखा मत हो, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ, थोड़ी बातें शातें तो बनती ही है ना। जिस पर युवराज ने गहरी सांस लेते हुए अपने कदम रोके और बिना मुड़े ही बोला, तू यहाँ पर आराम फरमाने आया है या मुझे तंग करने? जिस पर रोहन ने हंसते हुए कहा, देख भाई मैं ना तेरे साथ बस मजे लेने आया हूँ। जिस पर युवराज ने झल्लाते हुए पलटकर उसे घूरा और कहा, और मेरे पास तेरा मनोरंजन करने का कोई भी टाइम नहीं है, इसलिए अपने काम पर ध्यान दे। जिस पर रोहन ने कॉफी का कप लेकर आराम से पैर फैलाते हुए सोफे पर बैठकर जवाब दिया, काम तो हो गया भाई, बस थोड़ा आराम करने का भी हक है ना। वैसे भी इतनी दूर से आया हूँ तुझसे मिलने और तू है कि अपने लेक्चर झाड़ रहा है। ये सुनकर युवराज के चेहरे पर असहाय के भाव आ गए थे। उसने उसके सामने आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, धन्यवाद प्रभु, जो आपने मेरे पास आने के इतने कष्ट किए, लेकिन अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपकी कृपा की इतनी भी जरूरत नहीं थी। जिस पर रोहन ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, नाना बालिके, अब तो आप शाम को ही जाएंगे, अभी खाते हुए विश्राम करेंगे। जिस पर युवराज ने गुस्से में कहा, हाँ तो मुझे माफ करो और मुझे परेशान करना भी बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें ज्यादा देर तक झेल नहीं सकता। जिस पर रोहन ने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे यार इतना भी बुरा मत मान, चल दोस्ती के नाम पर एक कॉफी पिला दे, साथ में तो पी ही सकता है ना। जिस पर युवराज उसे घूर कर देख रहा था। जिस पर रोहन ने कहा, अरे इतनी बेरुखी क्यों, आगे आपका छोटा भाई हूँ यार। जिस पर युवराज ने अपनी थकी हुई आवाज में कहा, भाई ही तो है, तभी इतनी इज्जत के साथ झेल रहा हूँ, वरना किसी और को तो अब तक बाहर निकाल कर फेंक चुका होता। जिस पर रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और दोनों आपस में बातें करने लगे थे। होटल में बेसब्री से लोग नैन्सी के आने का इंतजार कर रहे थे, खबर खासकर आदित्य। तभी होटल के बाहर एक बाइक रुकी। बाइक के रुकते ही नैन्सी ने अपना हेलमेट निकाल दिया और एक ब्लैक कलर की कैप लगा ली। वह सिर पर पैर से लेकर नीचे तक काले लिप्ट कपड़ों में लिपटी हुई थी। उसके चेहरे पर मास्क था और वह अगर कोई उसे ऐसे देखता तो सच में यही समझता कि जरूर वह यहाँ पर रोवरी करने आई होगी। लेकिन बाहर खड़े हुए चिराग ने जल्दी से नैन्सी का स्वागत करते हुए कहा, वेलकम मिस क्वीन। जिस पर नैन्सी ने घूर कर उसे देखा तो चिराग ने जल्दी से कहा, ओह सॉरी प्लीज, चलिए बॉस आपका रूम नहीं वेट कर रहे हैं। जिस पर नैन्सी अपने पूरे एटीट्यूड के साथ कमरे के अंदर की तरफ बढ़ गई थी। वहां मौजूद सभी लोगों को अजीब नजरों से नैन्सी को देख रहे थे, लेकिन नैन्सी का पूरा ध्यान बस रास्ते पर था। जैसे ही नैन्सी आदित्य के कमरे के पास पहुंची, आदित्य ने बेचैनी के साथ उसकी ओर देखा। हुआ उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था, न जाने उसके सामने आने की वह कितनी ज्यादा कल्पना कर चुका था। वहीं नैन्सी ने वॉइस चेंजर की मदद से गहरी और सख्त आवाज में कहा, तो मिस्टर आदित्य, आप मुझे बुला रहे थे ना, मैं आ गई। अब बताइए ये सब कैसे हुआ और कब हुआ था? क्या आपको किसी पर शक है? उसकी बात आवाज में एक तीखा सा अंदाज था।
जिससे आदित्य की मुस्कुराहट को और गहरा कर दिया था। आदित्य ने उसकी ओर एक तीखी नजरों से देखते हुए कहा, क्यों ना हम अकेले में बात करें मुस्क्रीन। जिस पर नैन्सी ने थोड़ा नाराजगी से उसकी ओर देखा और जवाब दिया, अकेले में क्यों, जो भी कहना है यही सबके सामने कहिए। जिस पर आदित्य ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं, कुछ बातें सिर्फ अकेले में ही की जा सकती हैं। कौन जाने यहाँ हमारी बातों को रिकॉर्ड कर ले, क्या पता कोई जासूस भी हो सकता है। किसी पर भरोसा करना आसान नहीं है मिस क्वीन। जिस पर नैन्सी ने एक गहरी सांस ली, क्योंकि वहां पर सिर्फ चिराग और टिया ही मौजूद थे और वो दोनों ही आदित्य को अब काफी ज्यादा अजीब नजरों से देख रहे थे। लेकिन नैन्सी ने टिया को बाहर जाने का इशारा किया, जिस पर वह वहां से बड़बड़ाते हुए बाहर चली गई थी। वहीं चिराग ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोला, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है और ये बॉस भी इतनी अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं। लेकिन दाल में क्या काला है ये कैसे पता करूं। वहीं वैसे ही सोच में गुम देखकर युवराज आदित्य ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा, अब मैं तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन दूं बाहर जाने का। जिस पर चिराग ने जल्दी से हड़बड़ाते हुए सॉरी बोलते हुए बाहर चला गया। उसके जाने के बाद अब रूम में बस आदित्य और नैन्सी ही बचे थे। वहीं उनके जाने के बाद नैन्सी ने कहा, तो मिस्टर आदित्य, क्या अब आप सारी बातें बताने का कष्ट करेंगे। जिस पर आदित्य ने उसे ऊपर से नीचे देखने लगा और फिर उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले थोड़ी जान पहचान करते हैं ना। जिस पर नैन्सी ने आंखें छोटी करते हुए कहा, मिस्टर आदित्य, क्या मतलब है आपका, और ये आप आगे क्यों आ रहे हैं, अपनी जगह पर रहकर बात करिए। उसकी कही हुई बात को सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो क्या है ना, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ कि मास्क के पीछे छुपी ये मिस्ट्री लेडी आखिर है कौन। वैसे ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन का डरावना मास्क बहुत ही स्टाइलिश है, पर मुझे लगा नैन्सी के चेहरे की मासूमियत के आगे ये मास्क कुछ भी नहीं होगा। ये कहते हुए उसके काफी ज्यादा करीब आ गया था। वही नैन्सी नाम सुनकर नैन्सी ने अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर आदित्य, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं कोई नैन्सी नहीं हूँ, मैं ब्लड मून ऑर्गेनाइजेशन की क्वीन हूँ। आपकी आंखें तो खराब है ना। जिस पर आदित्य ने उसकी बातों पर हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मेरी नजरें तो बहुत तगड़ी हैं। नैन्सी जी कभी भी धोखा नहीं खाती है। लेकिन ये बताइए, इतनी डिटेलिंग स्टाइल में यहाँ आना किसने सिखाया तुम्हें। बाइक पर आना, सिर से पैर तक काले कपड़े से लिपटना, वॉइस चेंजर से मैं नैन्सी नहीं बोलना, क्या स्टाइल है ये। मार्केट में बस यही स्टाइल बाकी थी क्या। जिस पर नैन्सी ने गुस्से में कहा, मिस्टर आदित्य, हमने कहा ना हम नैन्सी नहीं है, फिर आप मुझे बार बार नैन्सी बोलना बंद करिए। जिस पर आदित्य ने एक और कदम उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये ऐसे झूठ बोलकर पागल किसी और को बनाना तुम्हारी चालाकी मुझसे उभर आई है। वह पीछे हुए दीवार से सट गई थी, लेकिन आदित्य उसकी ओर बढ़ता गया। उसकी आंखों में गहरी और गंभीर चमक थी, मानो उसे पूरी तरीके से पहचान चुका हो। नैन्सी ने घबरा कर कहा, मिस्टर आदित्य, आपको समझ आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, और पास आना बंद करिए, दूर रहिए। जिस पर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे कैसे दूर हो जाए, हम भी तो देखें। जो तुम इतनी कॉन्फिडेंस से बोल रही हो कि तुम नैन्सी नहीं हो, तो हमारा भी जानने का हक बनता है ना, आपको जानने का कि आप सच में नैन्सी हो या नहीं। जिस पर नैन्सी ने हैरानी से अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन वह दीवार से टिक चुकी थी और वह वहां से भाग जाना चाहती थी कि आदित्य ने उसके मास्क की ओर अपने हाथ बढ़ाया और झटके से उस मास्क को हटा दिया। मास्क हटते ही नैन्सी का चेहरा उजागर हो गया। जैसे आदित्य ने नैन्सी का मास्क हटाया, आदित्य के चेहरा का रंग उड़ गया था। उसकी वो मुस्कान और वह चमक बुरी तरीके से आंखें से अचानक से सीरियस हो गई थी। उसका वह मजाकिया अंदाज भी चेंज हो गया था। उसने एक झटके से खुद को नैन्सी से 2 कदम दूर कर लिया था और उसकी आंखों में अविश्वास साफ नजर आ रहा था, क्योंकि उसके सामने जो लड़की खड़ी हुई थी वह नैन्सी नहीं थी। उसकी आंखों में अविश्वास साफ देखा जा सकता था। वह लड़की कोई और थी और उस लड़की ने उसे खुद से दूर होते देख अपनी आंखें हल्की सी संकोच की और गहरी सांस लेते हुए बोली, हमने कहा था ना मिस्टर आदित्य कि आपको गलतफहमी हो रही है।
हम नैन्सी नहीं हैं। लेकिन आपको फिर भी विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब आपको भरोसा हो गया ना कि हम वो नहीं हैं जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अब तो यकीन हो गया ना। खैर, अब जल्दी से बताइए, आखिर यहाँ क्या हुआ था? क्योंकि हमारे पास और भी बहुत काम है। जिस पर आदित्य ने अपनी उदासी भरी निगाहों से उसने चुराने की कोशिश की। वो नमी तो जो उसकी आंखों में किनारे आ गई थी, उसे छुपाने की कोशिश की। वह एक पल के दूसरी तरफ पलट गया। उसने दोनों हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाल दिया और सहमत स्वर में कहा, आई एम सॉरी मिस क्वीन, आपका समय व्यर्थ करने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, और आपके साथ बदतमीजी करने के लिए भी। हमें सच में लगा था कि आप कोई और हैं जिसे हम जानते हैं, लेकिन हम गलत थे। आपको परेशान किया, उसके लिए सॉरी। हमारा माल कहीं गायब नहीं हुआ है, सब ठीक है। आप निश्चिंत होकर यहाँ से जा सकती हैं। हमारे मन में जो संदेह था वह अब भी साफ हो गया है। यह कहते हुए उसने एक गहरी सांस ली थी। वहीं वह लड़की ने उसकी बात पर हल्का सा सर झटका और गुस्से के साथ कहा, हमसे आपसे ये उम्मीद तो नहीं थी मिस्टर आदित्य। सिर्फ ये जानने के लिए कि हम नैन्सी हैं या नहीं, इसके लिए आपने हमसे झूठ कहा। यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर आदित्य ओबरॉय, द बिजनेस टाइकून, जो खुद ही समय का इतना ज़्यादा पाबंद है और झूठ से सख्त नफरत करता है, उसने पहली बार किसी का यूं ही बेवजह समय बर्बाद किया है और झूठ कहा। खैर, आपका यकीन टूट गया हो तो अब हम चलते हैं। अपनी इस बदतमीजी पर हम माफ़ी मांगते हैं। उसके कहने के अंदाज में एक तीखापन था। उसने एक गहरी नज़र आदित्य पर डालते हुए अपने चेहरे पर फिर से मास्क लगा लिया और बिना कुछ कहे ही वहाँ से बाहर निकल गया। जैसे वह कमरे से बाहर निकली, उसके पीछे पीछे टिया भी चल पड़ी। जैसे ही लिफ्ट दोनों दोनों लिफ्ट पहुंची, टिया ने जल्दी से उस लड़की को हल्के से धक्का देते हुए कहा, तान्या, तुम बॉस की जगह पर क्या कर रही हो? और बॉस कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले अंदर क्या हुआ था? मैंने देखा था, तुम्हारे बाहर निकलते अंदर से तोड़ फोड़ की आवाज आ रही थी। सच सच बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर तान्या ने झंझलाते हुए अपना मास्क हटाया और कहा, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मुझे तो खुद बॉस ने ही यहाँ पर आने के लिए कहा था। लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हारी आंखों की दाद देनी होगी, इतनी जल्दी से मुझे पहचान लिया। जबकि किसी को तो शक भी नहीं हुआ था कि मैं बॉस की जगह में हूँ। तुमने ये कैसे किया? जिस पर टिया ने आगे छोटी करते हुए बॉस की चाल ढाल से लेकिन उनकी बातें करने का तरीका, उनके बालों का कलर, यहाँ तक कि उनकी आंखों के कलर को भी बखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती थी? तुम्हारी चाल में एक जल्दबाजी थी, लेकिन बॉस की चाल में एक ठहराव होता है। उनकी पर्सनालिटी ही इस तरह की है कि कोई भी उनके सामने आंखें मिलाने तक की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन तुमने उनकी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैं भी नहीं समझ पाती अगर आंखों का कलर न देखती। बॉस की आंखों का कलर गहरी काली है और तुम्हारी ब्राउन। उनके बालों में भी ये तुम्हारे बालों जैसे क्रिस्टल नहीं लगे हैं, उनके बाल नेचुरल हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा बॉस ने तुम्हें यहाँ आने को क्यों कहा था? जिस पर तान्या ने मुंह बनाते हुए, मैं क्या तुम्हें बॉस का मन पढ़ने वाली मशीन लग रही हूँ जो उनके हर एक इरादे को जान लूंगी? मुझे बस कहा गया था कि ये यह करना है तो मैंने कर दिया। और ये मिस्टर आदित्य पता नहीं क्या नैन्सी 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 के बारे में बोल रहे थे। इस नैन्सी के चक्कर में उन्होंने हमारी बॉस को झूठ कहा, जबकि बॉस को झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। बल्कि ये खुद भी कहते हैं। शुक्र मानो मैं आई थी। अगर मेरी जगह बॉस खुद आ जाती तो सच में इस झूठ की वजह से तो एक जोरदार पंच उसके मुंह पर भी पड़ता। तब जाकर उनका गुस्सा शांत होता। जिस पर टिया ने चौंकते हुए कहा, क्या कहा नैन्सी जी? नाम तो क्यों? क्या वो हमारी बॉस के बारे में जानते हैं? और झूठ का क्या मतलब है? मिस्टर आदित्य ने झूठ क्यों बोला? जिस पर तान्या ने उसे गुस्से भरी अपनी सारी बातें बता दी। लेकिन उसने हैरानी से टिया की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हमारी बॉस का नाम नैन्सी है? जिस पर टिया हड़बड़ा गई थी और उसने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि इस इंडस्ट्री के बिजनेस टाइकून आदित्य ने ऐसा झूठ नाटक क्यों किया। हालांकि तान्या के दिमाग में संदेह पैदा हो चुका था। उसने गंभीर होकर
टिया की तरफ घूरते हुए कहा, सच बताओ तुम क्या छुपा रही हो? जिस पर टिया ने अपनी छेप को छुपाते हुए कहा, सॉरी तान्या, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। हाँ चाहो तो तुम खुद से पूछ सकती हो, बल्कि अब मुझे भी कई सवाल पूछने हैं। ये कहते हुए उसने परसों रात के बारे में सोचने लगी थी। वह दोनों लिफ्ट के बाहर आकर पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई। तान्या ने वापस से मास्क लगा लिया था। वहीं टिया ने सभी बॉडीगार्ड्स को चलने का इशारा किया था, जिस पर सभी लोग वहां से निकल गए थे। वहीं टिया तान्या के पीछे पीछे उसकी बाइक की तरफ जाते हुए बोली, वैसे तेरा मिशन कंप्लीट हो गया क्या? तुम यहाँ पर कब आई? जिस पर तान्या ने बाइक पर बैठकर हेलमेट को पहनते हुए कहा, मिशन तो कब का कंप्लीट हो गया था, बस थोड़ा सा वेकेशन एंजॉय कर रही थी। बट फिर उस खजूर युवराज से पता चला ऑर्गेनाइजेशन खतरे में है, तो आ गई मैं। आई एम बैक। जिस पर टिया ने उसके पीछे बैठते हुए कहा, उसका नाम सीधे सीधे नहीं लिया जा सकता जाता क्या? अच्छा खासा नाम है युवराज, लेकिन बेफालतू में खजूर बना रखा है। जिस पर तान्या बाइक के शीशे से उसे देखते हुए बोली, तुझे बड़ी फिक्र हो रही है उसके नाम की? सच बता, कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं ना, या फिर तो कुछ छुपा तो रही ना? जिस पर टिया ने उसे घूरते हुए कहा, मुंह बंद कर समझी, मुझे किसी भी लड़के में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बस मुझे पसंद नहीं है जी किसी के भी नाम को बेफालतू का नाम बना देना। अच्छे खासे नाम होते हैं, टिया, तान्या, राहुल, युवराज, रोहन, लेकिन नहीं छिपकली, चिलकुट, चूहे, बिच्छू, सुअर, खजूर, पता नहीं क्या क्या, बस अच्छे नामों को बिगाड़ कर जानवरों और पेड़ पौधे के नाम बनाने हैं। यह सुनकर तान्या अपनी हंसी अचानक से रोक नहीं पाई और हंसते हुए बोली, सच में तू इतनी बोरिंग क्यों है यार? और वह और भी ज्यादा जोर से हंसने लगी। उसे देखकर टिया ने मुंह बनाकर कहा, हंस लिया हो तो चलो जल्दी से, वैसे भी उस जवेरी के साइनाइड खाकर जान ले ली है, अब पता नहीं बॉस क्या करेंगे आगे। जिस पर तान्या ने बाइक को स्टार्ट करते हुए उसके स्पीड को बढ़ाते हुए कहा, यस बॉस। और वह दोनों वहां से निकल गए थे। 1 घंटे बाद वह दोनों ही नैन्सी के सामने खड़ी हुई। नैन्सी चेयर पर बैठी अपनी सोच में गुम थी। वह आदित्य की बार बार उसे बुलाने के इंटेंशन से समझ नहीं आ गई थी कि जरूर उसे किसी ने ऊपर से शक हो गया होगा। और जब वह सोच ही रही थी कि तभी वह क्या करे, तभी उसके सामने तान्या अचानक से किसी जीनी के चिराग की तरह प्रकट हो गई थी। तान्या की बॉडी फिगर बिल्कुल नैन्सी की तरह ही था, इसीलिए उसने जल्दी से तान्या को यह करने का मिशन ही दे दिया था, जिससे तान्या को एक बेस्ट एक्टिंग परफॉर्म करनी थी उसकी ही तरह। और उसकी बातों को सुनकर नैन्सी काफ़ी ज़्यादा खुश थी, लेकिन वह अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा उदास भी हो गई थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह आदित्य को इस तरीके से परेशान कर रही है, लेकिन अभी ये सही वक्त भी तो नहीं था आदित्य को सच्चाई जानने के लिए। इसीलिए उसने अपने दिल को कठोर किया और फिर उन दोनों की तरफ देखने लगी, जो कि एक दूसरे की तरफ देखते हुए इशारा कर रही थी कि तुम पूछो और तुम पूछो। उन्हें एक दूसरे को इशारा करते हुए देखकर नैन्सी ने अपनी आंखों को छोटी करते हुए कहा, क्या हुआ है? आखिर अब तुम दोनों बोलोगी भी? ये क्या खिचड़ी पक रही है? मुझे भी बताओ, या मैं समझूं कि कुछ गड़बड़ है। उसके इतना कहने की देर थी कि दोनों घर हड़बड़ा गए और एक दूसरे की ओर देखने लगे। तभी तान्या ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा, वो बॉस, ले मुझे पूछना था कि आपने ऐसा क्यों किया मिस्टर आदित्य के साथ। और ये नैन्सी कौन है? जिस पर नैन्सी ने उन दोनों को देखते हुए कहा, तुम लोगों को इस बारे में जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, समय आने पर सब कुछ पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी तो जो मुसीबत आई है उस पर ध्यान दो, और जो मैंने कहा है वो हुआ या नहीं। जिस पर तान्या ने मुंह बनाकर कहा, बॉस आप जानते हैं ना मुझे आदि बातों से कितनी ज़्यादा चिढ़ है। अगर कोई चीज़ मेरे दिमाग में चली जाए तो मुझे उसके सवालों का जवाब मिले बिना चैन नहीं आता। इसीलिए आप बता दीजिए ना, वरना मेरा दिमाग खराब होता रहेगा और मैं चैन से जी नहीं पाऊंगी। जिस पर नैन्सी ने शांति से कहा, ठीक है जाओ और मर जाओ, कोई और प्रॉब्लम नहीं है। और फिर उसे इग्नोर करते हुए टिया की तरफ देखते हुए बोली, टिया मैंने जो कहा था वह काम हुआ या नहीं? जिस पर टिया ने आगे आते हुए कहा, आधा तो हो चुका है, बस आधा और बाकी है। जिस पर नैन्सी ने कहा, ठीक है फिर जल्दी से आओ, अच्छा होगा जल्द से जल्द सभी को सीक्रेटली इसके बारे में पता चल जाना चाहिए। जिस पर टिया ने अपने सिर को हाँ में हिला दिया और वह अपना सिर झुकाते हुए वहां से चली गई। जिस पर तान्या ने मुंह बनाकर कहा, बॉस। तभी नैन्सी का फोन बजा, जिस पर
उसने कॉल को उठाया तो उधर से रोहन ने कहा, बॉस आ जाइए, बेसमेंट के अंदर आपका मेहमान आपकी खातिरदारी देखने के लिए बड़ा ही बेसब्री से वेट कर रहा है, प्लीज बॉस कम इन। जिस पर नैन्सी की आंखें लाल हो गई तो वह जल्दी से खड़ी हुई और बेसमेंट की तरफ बढ़ गई। तान्या को कुछ भी समझ नहीं आया, वह भी जल्दी से नैन्सी के पीछे पीछे चल पड़ी थी। जब वह दोनों ही बेसमेंट पे पहुंचे तो सामने एक लड़का जमीन पर ऊपर से लेकर नीचे तक ब्लैक टेप से लिपटा हुआ था। सिर्फ उसकी नाक ही खुली हुई थी जिससे वह मरे हुए नहीं। वही रोहन बड़े ही आराम से उस आदमी के ऊपर एक चेयर को रखकर बैठा हुआ था और वह आदमी दर्द से अंदर ही अंदर छटपटा रहा था और तड़प रहा था। बोलना तो चाहता था लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। लेकिन रोहन उसके ऊपर ऐसा बैठा हुआ था जैसे किसी बीच पर हो और अपने हाथों में एक कोला की बोतल को लिए पी रहा था। उसकी पीठ नैन्सी की तरफ थी इसलिए वह और भी शांति से कोला पीते हुए अंशुमन को देखते बोला, अरे छोटे भाई तुम भी पियो, इसे पीकर ताजगी का मजा लेने का हाय अलग ही लेवल की खुशी होती है। जैसे उसकी कहीं कहीं पहाड़ों में बीच बनी हुई एक सुंदर सी झील के किनारे बैठकर वहां पर झील में तैर रही छोटे छोटे कपड़े पहने हुए उन खूबसूरत सी फूलों की नाजुक कलियों को देखने में आता है। सेम वही मजा आता है। या बोलते हुए वह जैसे ही उसी जगह से पहुंच गया था और उन्हें बिगनी पहने हुए लड़कियों को इमेजिन करने लगा था जो पानी में निकलकर पूरी तरीके से भीगी हुई थी, किसी हिरने की तरह चलती हुई उसकी तरफ ही बढ़ी आ रही थी। यह देखकर रोहन की आंखों में जैसे तारों की तरह टिमटिमा रही थी। वह अपनी अदाएं दिखाते हुए अपनी जीभ को अपने होठों के ऊपर फेरते हुए मदहोशी के साथ उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। इससे तो रोहन की दिल की धड़कनें जैसे तेज हो गई थी और वह जैसे पूरी तरीके से उसी सीन में खो गया था। वहीं उस लड़की की गोरी चिकनी स्किन सूरज की रोशनी में और भी ज्यादा चमक रही थी। पानी की बूंदें उसके शरीर से नीचे टपक रही थी। रोहन की नजरें उसी लड़की पर थीं। देखते देखते वह लड़की उसके बिल्कुल करीब आ गई थी और उसे बस किस करने ही वाली थी कि उसके रसीले होठ उसके होठों से मिलने वाले थे कि तभी उसे पीछे से एक लात पड़ी और वह एकदम से जाकर फर्श पर जा गिरा। गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कौन है बे जिसने मेरा सपना खराब कर दिया? तो वहां पर तान्या मुस्कुराते हुए खड़ी थी। फिर उसने उसे तिरछी निगाहों से देखते कहा, ओए झींगुर, कितना गंदा है रे तू। एक दिन में भी खुली आंखों से सपने देखते हुए, ऐसे अश्लील सपने देखते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तो माफिया में कर ही क्या रहा है? जाकर उन्हें स्कॉट्स के साथ अपनी रातें क्यों नहीं बिताता? छी। जब यह अंशुमन ने सुना तो उसके चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। वहीं जैसे ही रोहन ने बॉस को देखा हुआ हड़बड़ा गया था। लेकिन जब उसने तान्या की बात सुनी तो उसने गुस्से से कहा, तू सफेद छिपकली, अपनी लिमिट क्रॉस मत कर। और मेरा दिमाग, मेरी सोच, मैं चाहे जहाँ जो भी करूँ, तुझे उससे क्या? तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे लात मारने की? जिस पर तान्या ने मुस्कुराते हुए, तो बच्चे को खून तूफान मार रहा है? जिस पर रोहन गुस्से से चला, ये बच्चा किसे बोल रही है? जिस पर तान्या ने मुस्कुराहट को और भी बढ़ाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मेरी जान, तुझे ही तो बोल रही हूँ झिंगुर कहीं के, क्योंकि तेरे अलावा कोई और बच्चा दिख नहीं रहा है यहाँ पर। जिस पर रोहन का पारा तो हाई हो गया था। वह गुस्से से चिल्लाने वाला था कि तभी नैन्सी ने अपनी आंखों को बंद करते हुए गुस्से के साथ कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों के दोनों, ये बच्चों की तरह लड़ना बंद करो। जिस पर वह दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरते हुए शांत हो गए थे। वहीं नैन्सी उस आदमी को देखते हुए कुछ घंटे पहले जब युवराज और रोहन आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक से किसी ने फिर से डोरबेल बजाई। जिस पर युवराज जल्दी से आगे की तरफ बढ़ा और उसने दरवाजा खोला तो वहां पर काले कपड़ों में लिपटा हुआ एक आदमी खड़ा हुआ था जिसका चेहरा तो साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन उस लड़की ने एक लूजर का इशारा किया और फिर उसने अपने हाथों से पहले सही होने का और फिर ओके होने का और फिर लूजर का इशारा किया। यह उनका एक सीक्रेट कोड था जिस पर उस आदमी ने जल्दी से अपने दो हाथों में पकड़े हुए पॉलिथीन को युवराज को दे दिया और वहां से चला गया। युवराज जल्दी से आया और उसने जल्दी से लैपटॉप को खोला। लेकिन उसमें पासवर्ड था जिस पर वह जल्दी से अपने फ़ोन रूम में गया और वह जल्दी से अपना लैपटॉप लेकर आया और उस पर जल्दी से अपने उंगलियों को दोनों लैपटॉप को कनेक्ट करके अपनी उंगलियों को लैपटॉप के कीबोर्ड पर जल्दी जल्दी से चलाने लगा था। जवेदी का लैपटॉप सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था जिस वजह से उस लैपटॉप का पासवर्ड क्रैक करने में
युवराज को 5 मिनट लग गए थे। जैसे ही लैपटॉप का पासवर्ड खुला, युवराज जल्दी से उसके अंदर की सारी इंफॉर्मेशन को देखने लगा था। उसे इन सब से यह तो पता नहीं चला था कि कब रोहन भी उसी के पास आकर बैठकर लैपटॉप की स्क्रीन को ही ताड़े जा रहा था, लेकिन वह कुछ बोल ही नहीं रहा था। युवराज और रोहन काफी देर तक लैपटॉप की स्क्रीन को घूरे जा रहे थे और सारे फोल्डर को छाने जा रहे थे कि तभी अचानक से युवराज की आंखें एक जगह पर रुकी, जिस वजह से दोनों की ही आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। यह देखकर युवराज ने जल्दी से नैन्सी को कॉल किया और सारी बातें सुनने के बाद नैन्सी ने कहा, ओके ठीक है, किसी को नहीं पता, बट इसे तो पता ही होगा कि बॉम्ब्स कहाँ लगाए गए हैं। उसकी कही हुई बात को सुनकर रोहन और युवराज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जल्दी से अपना कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया था। जब युवराज ने कॉल कट कर दिया तो एक चैन की सांस ही ली थी कि तभी उसने धीरे से बगल में देखा, लेकिन अचानक से वह घबरा कर पीछे हट गया था, क्योंकि रोहन बिल्कुल 1 इंच की दूरी से उससे चिपक कर बैठा हुआ था। अगर वह 1 इंच और सिर घुमाता तो दोनों के बीच किस होना तो तय था, जिससे दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और दोनों ही घबरा कर एक कदम पीछे हट गए थे। रोहन ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, सही में अगर मेरे होंठ तेरे बेकार होठों से टच हो जाते ना, तो मैं दुनिया को अपना मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहता। मेरी तो गर्लफ्रेंड को अगर इसके बारे में पता चल जाता तो वह तो मुझे ये समझकर छोड़ देती। शुक्रिया भगवान बचाने के लिए। और अपने अपने हाथों को अपने होठों से ढक लिया था। वही है उसका ऐसा नाटक देखकर युवराज से रहा नहीं गया और उसने जोर से उसके पैर पर लात मारते हुए कहा, साले तू नौटंकी अपनी कर नौटंकी करना बंद कर, समझा? मुझे भी तेरे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं कोई के हूँ। दोस्ती प्यार लेकिन में ये बदल गई बातें और दोनों सुनने ने और धर्मेंद्र बोलने जी में के आशीर्वाद दोनों ही से काफी शादी ज्यादा कर ली अजीब लगी। और लेकिन फिर तीनों युवराज ने खुशी खुशी आंखें एक साथ चढ़ाते हुए रहने कहा, लगी। और एक बात तो बता, दोस्तों, तू कौन से आप नंबर की सबको गर्लफ्रेंड की धर्मेंद्र जी का बात कर रहा है? फैसला कैसा जिस लगा? पर रोहन ने कमेंट बॉक्स में अपने राय एक विचार सेकंड लिखकर सोचा और ज़रूर फिर गट बताइएगा। भरी मुस्कान के धन्यवाद। साथ जवाब दिया, 121वीं गर्लफ्रेंड सही में एक स्कूल गर्ल है। जब मुस्कुराती है ना, सही में क्या कमाल लगती है यार। उसके गाल, उसके होंठ, उसके गुलाबी कोलगोन, उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी ही अपनी लाड टपकाने वाला था। उसकी ऐसी हालत देखकर युवराज का पारा चढ़ गया था और उसने गुस्से से तमतमाते हुए एक जोरदार लात मारी और चीखते हुए बोला, अबे साले चुप हो जा, इमरान हाशमी की औलाद, साला ठरकी कहीं का। ये बेशर्मी के अलावा और कुछ और नहीं आता क्या? जब देखो तब लड़की, हम साला, हम उसका पुजारी। जिस पर रोहन ने दर्द से कराहते हुए पीछे हट गया था, लेकिन इमरान हाशमी की औलाद सुनते ही उसने चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई थी और उसने अपनी आंखें छोटी करते हुए युवराज को तंज भरे जवाब में दिया, ओ हेलो, मेरी कंपैरिजन किसी बच्चे से मत कर, समझा? मैं उसका भी बाप का बाप हूँ और वो तो बस मेरी छोटी सी औलाद है। युवराज ने उसकी बात पर झुंझलाकर बड़ी हंसी छोड़ी, जिस पर रोहन तुनक कर कुछ बोलने वाला था कि तभी उसका फोन बजने लगा। जिस पर रोहन ने युवराज को इग्नोर कर फोन की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रीन पर क्वीन ऑफ हेल का नाम फ्लैश होते हुए देखा, वैसे उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसका चेहरा घबराहट से सफेद हो गया था, जैसे उसने कोई टाइम बॉम्ब देख लिया हो। और फोन को थोड़ी दूर करते हुए घबराते हुए, अरे यार, क्वीन का कॉल, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया ना कि मैं जंगल जाने के बजाय तेरे घर पर आराम फरमा रहा हूँ? लेकिन उन्हें कैसे पता चला? और फिर उसने गुस्से से युवराज की तरफ देखते हुए कहा, क्या तूने बताया? साले तू मेरा दोस्त है भी या नहीं? कमीने, तूने मुझे धोखा कैसे दे दिया सकता है? मैंने तेरी लंगोट तक चेंज की और हेल्प की और तू इतना बड़ा धोखेबाज निकला। सही में बस इतनी ही दोस्ती थी तेरी मेरी तुझसे तो अब सही में विश्वास नहीं हो रहा है कि तूने मेरे दोस्त होकर मुझे धोखा दिया। उसका कहना दर्द से भर गया था यह देखकर। अब जैसे वह दर्द और तकलीफ से रोने वाला था। वही युवराज ने उसे ऐसे देखकर आगे छोटी करते, अबे साले तू माफिया में कर क्या रहा है? तुझे तो फिल्म इंडस्ट्रीज में होना चाहिए था। तेरी एक्टिंग स्किल को देखकर तो अभी तक तुझे ऑस्कर अवार्ड भी मिल गया होता। सच में हद होती है ड्रामेबाजी की भी। जिस पर रोहन मुंह बनाते हुए बोला, तो मुझे बताना, तुझे कैसे पता चला? हाँ, तूने नहीं बताया तो और कोई तो है नहीं जो मेरे बारे में यहाँ होने बारे जानता होगा। उसकी बहस के बीच नैन्सी का एक बार कॉल कट हो चुका था। वही उनकी बात को सुनकर, तुझे क्या मेरे माथे पर पागल लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो मैं खुद ही शेर की गुफा में हाथ डालूंगा, जिस वजह से तेरे साथ साथ मेरी लंका भी में भी आग लग जाए, है ना? जिस पर रोहन ने चिल्लाते हुए कहा, तूने नहीं बताया तो उन्हें पता कैसे चला? बता मुझे। और क्यों वो मुझे बार बार कॉल कर रही हैं? क्योंकि वापस से उनका फोन वाइब्रेट होने लगा था। जिस पर युवराज ने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, मुझे क्या पता, खुद
फ़ोन उठाकर पूछ ले, जिस पर रोहन ने खींचते हुए कहा, साले तू मेरी हेल्प करना। जिस पर युवराज ने कहा, मैं तेरी क्यों हेल्प करूं और अपनी जान के रिस्क में डालूं। अगर तू पानी में डूब रहा होगा ना तो मैं भी तुझे और बचाऊंगा नहीं, बल्कि मैं तो तेरे शरीर पर पत्थर बांध दूंगा जिससे तू कभी भी बाहर ही ना आए। जिस पर रोहन ने गुस्से के साथ कहा, साले तू दोस्त नहीं दुश्मन है मेरा। जिस पर रोहन ने उसे हल्के से अंदाज में चिढ़ाते हुए जवाब दिया, हाँ मैंने तो पहले ही कहा था, लेकिन तूने ही मुझसे भाईचारा बढ़ाना था। जिस पर वह हंसते हुए खड़ा हुआ और उस रूम की तरफ बढ़ गया जहां पर अंशुमन को देखा गया था। अंशुमन के पास पहुंचकर युवराज ने उसके बंधे हुए हाथों को खोलते हुए उसकी हथेली में एक चाबी को रखते हुए कहा, तुम्हारी बीवी और बच्चे सुरक्षित जगह पर है, तुम भी जाकर उनके साथ रह सकते हो, लेकिन याद रखना हमारी नजर हमेशा तुम पर रहेगी। अंशुमन ने राहत भरी सांस दी और मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। मेरी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए वह जानता था कि अगर वह उन दोनों को पता चल जाता कि अगर उसने उन लोगों को धोखा दिया तो वह लोग उनके साथ साथ उसके बीवी और बच्चे को भी ढूंढ कर मार ही देते। लेकिन नैन्सी की हेल्प करने की वजह से उसकी आंखें थोड़ी सी नम हो गई थी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच। मैं इस एहसान का बदला चुकाना चाहता हूँ। मुझे समझ आ गया कि मैं इस मुसीबत में मुझे आपका साथ देना होगा। जिस पर युवराज ने गंभीरता से कहा, इसका फैसला बॉस ही कर सकती है, मैं नहीं। जिस पर अंशुमन ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं एक बार बॉस से बात कर सकता हूँ। युवराज कुछ कहने वाला तभी रोहन भागते हुए अंदर आया और घबराहट से बोला, ओए बचा रही मुझे, एक बार बॉस का फिर से कॉल आ रहा है, तू उठाना उठा ले। रोहन ने उसे घूरते कहा, मुझे लगता है तुझे खुद ही फोन उठाना चाहिए, नहीं तो कहीं 1 महीने के लिए बनवास ना हो जाए। जिस पर रोहन ने नाटक करते हुए कहा, अरे यार शुभ शुभ बोल। लेकिन जैसे ही फोन तीसरी बार बजा उसने झट से कॉल उठा ली और बोला, यस बॉस। दूसरी तरफ से गुस्से से नैन्सी की आवाजें मर गए थे क्या, जो तुम्हें कॉल उठाने में इतनी बर्स लग गए थे। जिस पर रोहन ने जल्दी से बहाने बनाते हुए बेशर्मी के साथ कहा, अरे वो बॉस वो मैं ना टॉयलेट में था। बॉस अब उस टाइम फोन पर फोकस करता या फिर टॉयलेट में, इसलिए लेट हो गया, सॉरी बॉस। अब उसकी इस बात पर नैन्सी क्या ही बोलती, उसकी तो जैसे बोलती बंदी हो गई थी। वहीं यह सुनकर युवराज ने मन में कहा, बेशर्मी काहे का, बॉस तक को नहीं छोड़ा, कमीने के कमीने ने। वहीं में 1 मिनट तक सन्नाटे रहने के बाद नैन्सी ने कहा, मैंने तुम्हें एक नए काम के लिए फ़ोन किया है। अभी एक इंसान का पकड़ कर लाना है, वो भी आधे घंटे के अंदर। डिटेल भेज दी है, ईमेल चेक कर लो लेना। यह बोलकर कॉल कट करने वाले की तभी अंशुमन ने कहा, क्या मैं इसमें मदद कर सकता हूँ। कुछ पल के लिए लाइन पर शांति छा गई थी, फिर नैन्सी की आवाज आई, ओके। अंशुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। फ्लैशबैक एंड नैन्सी ने अब उस आदमी को खोलने के लिए कहा। वह आदमी नैन्सी को देखकर डर गया था। वह आदमी खून से सना हुआ था। यह साफ था कि रोहन ने उसे बहुत मारा था, जिससे उसका चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। उसने डरते हुए कांपते हुए आवाज में कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं कुछ नहीं जानता। जिस पर नैन्सी का मूड खराब हो गया। वह सुबह से यही सब सुन रही थी, जिससे उसने अपनी बोझ को बेरहमी से उसकी छाती पर रखते हुए कहा, चुप। तो आगे की स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब जरूर करना। देखो इतनी रात में मतलब इतने काम करने में मैं दिख रही हूँ, मतलब सीरियसली मुझे रोना आ रहा है, मैं दिख रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पे सब सो रहे हैं और मैं जाग रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ी सी तो हेल्प कर ही सकते हैं, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू सो मच। बाकी कल भी मतलब तेरे लिए आएगा भाई, थैंक यू।